Hello students, welcome to Kenny's Educare. Today in the session of class 6 history, we will be reading and learning about lesson number 11, buildings, paintings and books. तो हमने ये जो पूरे ancient history का period पढ़ा ना पुराने 10 chapters में, हम इस पूरे period में बनाई हुई ढेर सारी buildings, famous paintings और books के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? And students, in this chapter we will read and learn about the following topics. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मेटलर्जी क्या होती है, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसे मेटल्स, इंपॉर्टेंट मेटल्स, जिनके लिए मेटलर्जी क्या होती है ये जानना जरूरी है. Then we will be reading about the very famous iron pillar. We will read about buildings in brick and stone कि इस ancient historical period में कौन सी buildings थी जो brick and stone से बनाई गई थी, especially the stupas and the temple. Then we will see how stupas and temples were built. कैसे बनते थे, क्या form of architecture था, पैसे कहाँ से आते थे, ठीक, ये पढ़ेंगे. Then we will read about famous paintings of this period, the world of books, कौन कौन सी major epics लिखी गई, the stories told by ordinary people, ordinary लोगों की क्या कहानियाँ थी. Then we will also see some books on science. ठीक है, केवल epics और कहानियाँ नहीं है, साइंस का बहुत major development भी होता है इसी historical period में, and we'll read about that. We'll have a very quick and small information about invention of zero and Ayurveda. And just like every chapter, we will have one story of elsewhere as we do in every chapter. Then we will read some associated keywords and important dates of this chapter and this historical period. And at the end, we will recall the chapter with the help of some exercises. Okay? So without any delay, let's get into the chapter now. All right, तो चैप्टर को शुरू करने से पहले here's a question for you. हालांकि मैंने आंसर भी लिखा हुआ है, but do you know what are these? एक ये इमेज है, एक ये इमेज है. The first image is of कुतुब मीनार and the second image is of an iron pillar, जो वहीं कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में है. कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ कोई मॉल नहीं है. कॉम्प्लेक्स का मतलब है एक बड़ी सी पीस ऑफ लैंड है, यहाँ कुतुब मीनार है, यहाँ एक और टूम्ब है, यहाँ आयरन पिलर है, यहाँ एक और कुछ बना हुआ है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें यहाँ मॉन्यूमेंटल, हिस्टोरिक, बहुत ही रेलेवेंस रखने वाली चीजें यहाँ बनी हुई हैं, और ये एक सिंगल पीस ऑफ लैंड है और उसी को कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया गया, क्योंकि सब अलग अलग नेचर की चीजें हैं. कोई मीनार है तो कोई टूम्ब है, कोई पिलर है तो कोई गेटवे है, इसलिए सब अलग अलग नेचर की मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, इसलिए इसको पूरा कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया. कुतुब मीनार, आयरन पिलर, ये दोनों ही सेम कॉम्प्लेक्स का पार्ट हैं. अब इस आयरन पिलर के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी मेटलर्जी के बारे में. मेटलर्जी क्या होती है, ठीक है, और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आयरन पिलर अगर बन रहा था मतलब इंडिया में लोगों को आयरन की नॉलेज थी. Because we read in Indus Valley civilization that लोगों को उस टाइम पे केवल ब्रॉन्ज की नॉलेज थी. They did not had any idea about iron. Iron was not invented back in the period of Indus Valley civilization. But later, in the ancient history, in the Indian subcontinent, iron was produced. और बहुत ही refined, best quality का आयरन इंडिया ने बनाया, ठीक है. इसलिए जानना जरूरी है कि ये मेटलर्जी क्या होता है और कैसे इस मेटलर्जी की हेल्प से इंडिया और इंडिया के बहुत सारे किंग्स ने बहुत सारे आयरन पिलर्स बनवाए इंडिया में. एंशिएंट इंडियन मेटलर्जिस्ट्स मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. जो इंडिया के मेटलर्जिस्ट हैं, एंशिएंट हिस्टोरिकल पीरियड को बिलोंग करते हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के मेटलर्जिकल डिपार्टमेंट में बहुत कंट्रीब्यूट किया. मेटलर्जी का लिटरल मीनिंग होता है बच्चों, साइंस का वो ब्रांच जहां पे हम मेटल्स की बात करते हैं, जहां पे हम मेटल्स के प्रोडक्शन की और उनके प्योरिफिकेशन की, दोनों, उनके प्रोडक्शन की और उनके प्योरिफिकेशन की बात करते हैं. इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम मेटलर्जी कहते हैं. अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मेटल्स, their production and their purification. इसे को हम मेटलर्जी कहते हैं. और इसी डिपार्टमेंट में इंडिया के मेटलर्जिस्ट्स ने पूरी दुनिया में बहुत कंट्रीब्यूट किया. Archaeological excavations have shown
that the Harappans were master craftsmen and had knowledge of copper metallurgy, है ना? हमने पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखा था कि बहुत सारे ब्रॉन्ज के क्राफ्ट आइटम्स, बहुत सारे टॉयज, बहुत सारी यूटिलिटी बेस्ड मटेरियल भी ब्रॉन्ज का बना हुआ था। और अगर उन्हें ब्रॉन्ज के बारे में पता था, दैट मीन्स उन्हें कॉपर और टिन के बारे में भी पता होगा। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज कॉपर और टिन से बनता है। When you add copper and tin, you get bronze. ये भी हम लोगों ने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड पीरियड देखा था, that they used to export and import a heavy amount of copper and tin because they wanted to produce bronze from it. They manufactured bronze by mixing copper and tin because they were masters of copper. कॉपर के तो मास्टर थे वो लोग। उन्होंने देखा कि कॉपर तो हम लोग को आता है अच्छे से बनाना, लो चलो कॉपर में टिन मिला के देखते हैं। जैसे उन्होंने टिन मिलाया, एक नया टाइप का मेटल बन गया, एंड दैट वाज ब्रॉन्ज। और तब से इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीरियड को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाने लगा, क्योंकि यही वो पीरियड है जब ब्रॉन्ज लोगों ने बनाना शुरू करा ऑन अ वेरी मास लेवल। While the Harappans belonged to the Bronze Age, their successors belonged to the Iron Age. इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन वैली सिविलाइजेशन दोनों एक ही चीज है, तो सब एक ही पीरियड के हैं, अलग अलग साइट्स हैं, इसलिए हम उनको अलग अलग साइट्स के नाम से बुलाते हैं। हरप्पन वैली सिविलाइजेशन के लोगों को ब्रॉन्ज के बारे में पता था। They knew the usage and the know-how of bronze, and hence this period is known as Bronze Age. They had no knowledge of iron as a metal. ठीक है, आयरन एज अ मेटल बाद में इन्वेंट हुआ, बाद में लोगों को उसकी जानकारी मिली। इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस्ड टाइप्स ऑफ आयरन। हम लोगों ने हर तरीके का आयरन बनाया, फोर्ज्ड आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन। आपको सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक चीज को समझो, दैट इंडिया contributed on a very heavy and mass level on the production of a very advanced level of iron. यूं ही कूड़े की तरह आयरन नहीं बनाया हम लोगों ने, डिफरेंट वैरायटी का आयरन बनाया और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आयरन बना के दिया हम लोगों ने। That is why we say that Indian metallurgists have made a very heavy and major contribution to the metallurgical history of the world. पूरे वर्ल्ड में हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि अगर हम इतना फाइन क्वालिटी, इतना हाईली एडवांस्ड क्वालिटी ऑफ आयरन ना बनाते, तो शायद आज दुनिया की बहुत सारी इंडस्ट्रीज उतनी ज्यादा फ्लरिश ना कर पाती। ये इंडिया के एंशिएंट मेटलर्जिस्ट हैं जिन्होंने इतना सारा कंट्रीब्यूशन दिया, डेवलपमेंट किया आयरन का। ओके, एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड यू टू लर्न अबाउट मेटलर्जी फर्स्ट। मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे, तब हम आयरन पिलर, और आयरन पिलर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों किंग्स इन्हें बार बार बनवाते थे, क्यों हम इन्हें इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर का पार्ट मानते हैं, क्योंकि है तो सिर्फ एक लोहे का खंभा। लोहे के खंभे तो आपके घर के पास भी हैं, क्या वो मॉन्यूमेंट है? नहीं, ये वाले आयरन पिलर स्पेशल हैं, इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं आपको अभी बताऊंगी। तो रीडिंग अबाउट दिस वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट आयरन पिलर, इट इज एट मेहरौली, दिल्ली, एंड इट्स अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स। हम लोगों ने अभी पढ़ा दैट इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स वर वेरी स्किल्ड एंड दे मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मेटल्स। मेटलर्जी में हम बहुत अच्छे थे भी और आज भी हैं। इट इज मेड ऑफ आयरन, आयरन पिलर है, आयरन से बना होगा, सिंपल। 7.2 मीटर हाई, 7.2 मीटर इसकी हाइट है, एंड वेज ओवर 3 टन, 3 टन का इसका वजन है। यहां टन का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? 1 टन इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम्स, और ये 3 टन का है। That means it weighs around 3000 kg. इतना भारी है ये, और ये इतना भारी इस वजह से है क्योंकि ये बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ मेटल है, बहुत ही प्योर आयरन इसमें यूज किया है। That is why it weighs so heavy. It was made about 1500 years ago, 1500 साल पहले। That means nearly 500 CE तब बना था ये। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता? How do we know about this? We know about this, we know about the date because there is an inscription on the pillar. Pillar के ऊपर ही ऐसा लिखा हुआ है, mentioning a ruler named Chandra, who probably belonged to the Gupta dynasty. ठीक है, उस पे एक नाम लिखा हुआ है चंद्र, चंद्रगुप्त। ठीक है, तो हमें लगता है कि शायद ये गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करता होगा ये आयरन पिलर,
और जब इसकी साइंटिफिक टेस्टिंग हुई ना, साइंटिफिक टेस्टिंग इस आयरन की, तो भी यही पता चला दैट इट डेट्स बैक नियरली 1500 ईयर्स अगो। तो दो एविडेंस हो गए हमारे पास। पहला एविडेंस, इसके इंस्क्रिप्शन पे चंद्र का नाम लिखा हुआ है, एंड वी नो दैट चंद्रगुप्त वाज अ वेरी फेमस रूलर बिलोंगिंग टू द गुप्ता डायनेस्टी। सेकेंड एविडेंस हमारे पास ये हो गया कि इसकी साइंटिफिक टेस्टिंग हुई और पता चला कि दिस आयरन डेट्स बैक टू 500 सीई। ओके, अब बात आती है कि ये स्पेशल क्यों है। मैंने बोला ना बड़ा स्पेशल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आयरन हमेशा रस्ट खा जाता है, उस पर जंग लग जाती है, बट दिस पिलर हैज नॉट रस्टेड इन ऑल दीज ईयर्स। 1500 साल हो चुके हैं इस पिलर को वहीं खड़ा हुआ है, कोई रस्ट नहीं आया है, नो रस्ट एट ऑल। इतनी वेदर कंडीशंस बदल रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कभी मॉइस्चर है कभी नहीं है, सारी चीजें इतनी डाइवर्सिफिकेशन में चेंज हो रही हैं, बट देयर हैज बीन नो इम्पैक्ट ऑफ रस्ट on this iron pillar, which shows that how pure this iron must have been used, right? This shows the purity of iron. This shows the special characteristic of this iron pillar. इसलिए हमें ये जानना जरूरी है और इसलिए हम इसे रिमार्केबल कहते हैं। क्या कमिंग ऑन टू द बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन, हमने आयरन पिलर के बारे में पढ़ लिया और अब हम पढ़ेंगे बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन के बारे में कि ये जो एरा है एंशिएंट हिस्ट्री का, इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स को ब्रिक और स्टोन की हेल्प से बनाया गया। क्योंकि अभी हमने पीछे आयरन पिलर के साथ कुतुब मीनार भी देखा था, याद है किसी को? फर्स्ट स्लाइड ही मैंने दिखाई थी कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार भी स्टोन से बना है ना? तो इसलिए हमारे लिए जाना जरूरी है कि कब से बिल्डिंग स्टोन और ब्रिक की बनने लगी, क्योंकि ब्रिक हमेशा से तो था नहीं। हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने देखे थे फ्लेम्ड ब्रिक्स का यूज किया गया था, बट उससे पहले कोई और भी फीचर रहा होगा ना, हमेशा से ब्रिक तो नहीं है हमारे कल्चर में। इसलिए ये जानना जरूरी है कि क्या हमारे पास ऐसे क्राफ्ट पर्सन भी थे जिन्होंने ब्रिक्स एंड स्टोन का यूज किया अपनी बिल्डिंग्स में। We'll read about this. The skills of our craft persons are also apparent in the buildings that have survived, such as stupas. बहुत सारे स्तूप हैं ऐसे, एंड स्तूप बुद्धिज्म का एक बहुत बड़ा सिंबल होता है, आपने पढ़ रखा है पहले चैप्टर्स में। नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, इस चैप्टर के एंड के बाद आप रिवाइज कर सकते हो कि स्टूपास बुद्धिज्म का बहुत बड़ा सिंबल होते हैं और स्टूपास में यूज किए गए ब्रिक, स्टोन और जिस साइंटिफिक टेक्निक से उन्हें बनाया गया, दैट क्लियरली शोज द स्किल ऑफ आवर क्राफ्ट पर्सन्स इन इंडिया। कैसे उस माउंट को बनाना है, कैसे उसकी सराउंडिंग्स को बनाना है, प्रदक्षिण पथ बनाना है, गेटवे बनाना है, सारी चीजें इतनी स्किल्ड और इतनी रिफाइंड फॉर्म में स्ट्रक्चर की गई कि हमें पता चलता है दैट हमारे क्राफ्ट पर्सन्स बहुत स्किल्ड थे, राइट? द वर्ड स्टूपर मीन्स अ माउंड, while there are several kinds of stupa, round and tall, big and small, these have certain common features. stupas बहुत तरीके के हो सकते हैं ना, कि बहुत बड़ा होगा बट गोल होगा, बहुत छोटा होगा बट बिग होगा, उसका माउंट बिग होगा इस टाइप। जनरली देयर इज अ स्मॉल बॉक्स placed at the center or heart of the stupa. जो एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है स्तूपा का, वो कैसा होता है? एक सेंटर में बॉक्स रख दिया जाता है और उसके ऊपर स्तूप बनाया जाता है। प्लीज मेरी ड्राइंग को माइंड मत करिएगा, आई शो यू अ बेटर इमेज कैसा होता है, बट जनरली दिस इज द मेन फीचर कि एक स्तूपा का आर्किटेक्चरल डिजाइन क्या होता है। और डिजाइन यही होता है कि हमेशा स्तूप के सेंटर में, हार्ट में एक स्मॉल बॉक्स प्लेस किया जाता है। बॉक्स गत्ते का बॉक्स नहीं होता है, ब्रिक एंड स्टोन का बनाया हुआ बॉक्स होता है और उसके ऊपर स्तूप। दिस बॉक्स, जो बीच में बॉक्स रख रहे हैं ना ब्रिक एंड स्टोन से बनाया हुआ, may contain bodily remains as feet, bone or ashes of Buddha or his followers or things they used, as well as precious stones and coins. Yeah, because stoop is a symbol of death of Buddha. Stoop डेथ दिखाता है बुद्ध की, महापरिनिर्वाण शो करता है। दैट इज वाई हम उनके बॉडीली रिमेन्स को स्तूप के नीचे रखते हैं। उनका बॉडीली रिमेन कुछ भी हो सकता है, उनका कोई टीथ, उनका कोई बोन, उनके एशेस, उनके और उनके फॉलोअर्स के भी, बोधिसत्व के भी बॉडीली रिमेन्स रखे जाते हैं स्तूप के नीचे। ठीक है, क्योंकि इंडिया में महायान बुद्धिज्म,
the very one branch of Buddhism, got very famous in India. इंडिया में महायान बुद्धिज्म बहुत फेमस हुआ और बुद्धिज्म में बहुत सारे चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन आने में एक सबसे बड़ा चेंज ये भी था कि अब ना केवल बुद्ध की पूजा होती थी बल्कि बोधिसत्वास की भी पूजा होती थी। बोधिसत्वास कौन थे? मैंने बताया था, बोधिसत्वास वो बुद्धिज्म के फॉलोअर्स हैं जिन्होंने बुद्ध को फॉलो किया और खुद भी इनलाइटेंड हो गए, उन्हें भी निर्वाण मिला। ऐसे फॉलोअर्स को बोधिसत्व कहा जाता है। और इंडिया में बुद्धिज्म में चेंजेस आने की वजह से न केवल बुद्ध की पूजा की गई बल्कि साथ साथ बोधिसत्व की भी पूजा की। तो हमारे यहाँ जब भी स्तूप बनते हैं, हमारे यहाँ या ऑल ओवर द वर्ल्ड जब भी स्तूपास बनते हैं, तो स्तूपास के मेन बॉक्स के नीचे बुद्ध का या उनके फॉलोअर के बॉडीली रिमेन्स रखे जाते हैं, सच एज टीथ, बोन और एशेस। कई बार प्रेशियस स्टोन और कॉइन्स भी रखे जाते हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक रिचुअल है स्तूप बनाने से पहले। दिस बॉक्स नोन एज रेलिक कैस्केट was covered with earth. रेलिक कैस्केट कहा जाता है उस मेन बॉक्स को, और उसके ऊपर पूरी मिट्टी डाल दी जाती है, अर्थ से कवर कर दिया जाता है। लेटर अ लेयर ऑफ मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक was added on top. पहले अर्थ डाला जाता है, फिर ब्रिक से कवर कर दिया जाता है, ब्रिक लगा दिया जाता है। एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर was sometimes covered with carved stone slabs. फिर उसके ऊपर ये डोम बनाया जाता है और डोम के ऊपर कभी कभी स्लैब्स भी बनाई जाती है। ये स्लैब भी कभी कभी बना दी जाती है। दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स ऑफ इन अ पाथ नोन एज, एक लाइन छूट गई, ऑफ इन अ पाथ नोन एज प्रदक्षिण पथ वॉज लेड अराउंड द स्तूप। देखो, रेलिक कैस्केट था, रेलिक कैस्केट के ऊपर ये माउंड आया है ना, माउंड डोम लाइक स्ट्रक्चर। डोम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर कभी कभी स्लैब भी होती थी, कभी कभी नहीं होती थी। उसके बाद एक प्रदक्षिण पथ बनाया गया लोगों के लिए, एक प्रदक्षिणा लेने के लिए, 360 डिग्री राउंड ले सको आप, स्तूप के चारों ओर एक राउंड ले सको, के लिए प्रदक्षिण पथ बनाया गया। प्रदक्षिण का मतलब होता है रिवॉल्व करना किसी के चारों ओर, और पथ का मतलब होता है पाथवे, रूट। एक 360 डिग्री पाथवे बनाया गया सो दैट यू कैन टेक अ रेवोल्यूशन ऑफ दैट प्लेस ऑफ दिस स्तूप। और इस प्रदक्षिण पथ के चारों ओर रेलिंग्स बनाई गई। देखो, ये है रेलिंग, एरो देख रहे हो, ये है रेलिंग। एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज। अब आप प्रदक्षिण पथ में एंटर कैसे करो, तो यहाँ गेटवे भी बनाया गया। ये है गेटवे, मेरा एरो देखो, मेरा एरो है अभी, ये है गेटवे। ठीक है, ये गेटवे है, यहां से आप एंटर करेंगे, प्रदक्षिण पथ का आप पूरा प्रदक्षिणा लेंगे और अंदर चले जाएंगे। डिवोटीज वॉक अराउंड द स्तूप इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे घूमते हैं। ठीक है, इफ यू विल एंटर तो आप ऐसे उल्टा नहीं घूमोगे, यहां से घूमना शुरू करो, क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज। एंटी मतलब घड़ी का उल्टे तरीके से चलना, और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की तरह सीधे सीधे। क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप स्तूप में प्रदक्षिण ले सकते हो, एंड इट इज अ मार्क ऑफ डिवोशन। बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर। और रेलिंग्स और गेटवे दोनों को ही स्कल्पचर से डेकोरेट किया जाता था। ठीक है, ये एक बेसिक प्रैक्टिस थी स्तूप को बनाने की। तो ये थी स्तूप, जिसकी हेल्प से हमने ये जाना कि कैसे ब्रिक एंड स्टोन का कल्चर इंडिया में काफी फेमस था, क्योंकि बुद्धिज्म बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बीसीई एरा को बिलोंग करता है, राइट। स्तूप हमें ये क्लियरली शो करते हैं कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट ब्रिक और स्टोन का कल्चर बहुत फेमस है। यहाँ पे एक और इमेज है, द ग्रेट सांची स्तूप, मध्य प्रदेश में है ये। स्तूपास लाइक दिस वन वर बिल्ट ओवर सेवरल सेंचुरीज लग गई ऐसे स्तूप को बनने में। क्यों? क्योंकि किसी ने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बना दिया, फिर बाद में बहुत सालों के बाद कोई और किंग आए, उन्होंने कुछ एडिशन कराया और डेकोरेशन कराया, इसका रेनोवेशन कराया। फिर कोई किंग आए, उन्होंने कुछ और एडिशन कराया, रेनोवेशन कराया। दैट इज व्हाई द सांची स्तूप टुक several centuries to build complete, while the brick mound
probably dates back to the time of Ashoka. The railings and gateways were added during the time of later ruler. जो ये स्तूप बनाया गया है ये तो अशोक के टाइम पे बनाया. अशोका द ग्रेट बिलोंगिंग टू द मौर्यन एम्पायर पढ़ा था हम लोगों ने. अशोक ने ये सांची स्तूपा बनवाया, पर जो इस सांची स्तूपा की रेलिंग है और जो इसका गेटवे है ये बाद में बना. ये अशोक ने नहीं बनवाया. ठीक है, ये जो ये गेटवे आप बड़ा सा देख रहे हो, ये गेटवे, ये रेलिंग देख रहे हो, ये बाद में बनी. ये अशोका के टाइप पे नहीं बनी. अशोका in the BCE era ordered the construction of Sanchi Stupa, and then later on the gateways and the railings were added by seeding kings. एक इमेज आपको स्तूप की भी मैंने यहाँ शो कर दी कि स्तूप कैसे दिखता है और कितना टाइम लग जाता है इन सब चीजों को बनने में. ओके बच्चों, तो अभी देखो क्या है, हम लोग स्टोन ब्रिक से बनी हुई बिल्डिंग्स पढ़ रहे हैं, है ना, जिसमें हमने सबसे पहले स्तूप के बारे में पढ़ा. हालांकि उस बिल्डिंग में हमने आयरन पिलर भी देखा. स्टोन ब्रिक से बनी हुई बिल्डिंग्स में हमने सबसे पहले स्तूप के बारे में पढ़ा. और इस एंशिएंट हिस्ट्री के पीरियड में केवल स्तूप तो नहीं बन रहे हैं, और भी चीजें बन रही होंगी. तो साथ ही साथ जब स्तूप बहुत फेमस फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर था, एग्जैक्टली उसी टाइम पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर भी बहुत तेजी से ग्रो करा. इट इज एग्जैक्टली द सेम पीरियड ऑफ हिस्ट्री when not only the building of stupas were becoming famous, but also temple architecture gained a lot of importance. Can you find Amravati? Amravati, here in the state of Andhra Pradesh. This was a place where a magnificent stupa once existed. Many of the stone carvings for decorating the stupa were made about 2000 years ago. बहुत सारे स्तूप, magnificent स्तूप, साइज में भी बड़े, डेकोरेशन में भी बहुत ज्यादा मैग्निफिसेंट, ऐसे बहुत से स्तूप आपको अमरावती में मिलेंगे. एंड दे डेट बैक अराउंड 2000 years ago. दैट मीन्स फर्स्ट सेंचुरी एडी के हैं वो, एडी और सी, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वर आल्सो बिल्ट एट दिस टाइम. जैसे कि मैंने बताया, दिस इज एग्जैक्टली द सेम पीरियड ऑफ हिस्ट्री जब ना केवल स्तूप की बिल्डिंग हो रही है बल्कि टेम्पल भी बिल्ड किए जा रहे हैं. किन के टेम्पल बिल्ड हो रहे थे? द फेमस डीटीज वर विष्णु, शिव, दुर्गा, बिकॉज यही सबसे ज्यादा वर्शिप करने वाली डीटीज थी इस टाइम पे. डीटीज सच एज विष्णु, शिव, दुर्गा worshipped in these shrines. The most important part of the temple was the room known as गर्भगृह. एक टेम्पल होता है और टेम्पल में एक जगह होती है जहां डीटी को रखा जाता है ना, जहां मेन मूर्ति को रखा जाता है. उस मेन मूर्ति की जगह को हम कहते हैं गर्भगृह. गर्भगृह, इंग्लिश में इसको आप सैंक्टम सैंक्टोरम भी कहते हो. ठीक है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम नोन एज गर्भगृह, where the image of the chief deity was placed. It was here that priests performed religious rituals and devotees offered worship to the deity. मंदिर में बहुत बड़ा हॉल होता है, कई बार, हर मंदिर में नहीं, कई बार बड़े बड़े मंदिरों में हॉल होता है, अलग अलग भगवान की मूर्ति रखी होती हैं, बट एक मेन मूर्ति एक अलग से रूम में रखी होती है. उस अलग से रूम को ही गर्भगृह या सैंक्टम सैंक्टोरम कहते हैं. और ये एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पे प्रीस्ट पूजा करते हैं, डिवोटीज अपनी वर्शिप ऑफर करते हैं भगवान को. ओके. इस गर्भगृह के साथ साथ टेम्पल आर्किटेक्चर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है टावर, जिसे हम कहते हैं शिखर. मैं आपको अभी फोटो भी दिखाऊंगी. ये मैं आपको एक बहुत छोटी सी ड्राइंग के फॉर्म में पहले से समझा दे रही हूँ. टेम्पल में हमने एक रूम पढ़ा जिसका नाम है गर्भगृह, और एक हमने अब पढ़ा टावर. टावर नोन एज शिखर वाज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह टू मार्क दिस आउट एज अ सेक्रेड प्लेस. एग्जैक्टली गर्भगृह से पैरेलल जाते हुए ऊपर की तरफ एक टावर भी होता है, ताकि एग्जैक्टली पता चल जाए कि इसके जस्ट नीचे गर्भगृह है. ठीक है. बिल्डिंग शिखर रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग, क्योंकि आपको गर्भगृह से एकदम पैरेलल ऊपर जाना होगा और तब शिखर लगाना होगा. सो ऑब्वियसली यू नीड टेक्निकल लर्निंग इन दिस. यू नीड टू बी वेरी स्किल्ड. यू नीड अ केयरफुल प्लानिंग टू प्लेस द शिखर एट द राइट प्लेस.
मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड ए स्पेस नोन एज मंडप. बहुत सारे टेम्पल्स में हॉल भी होता था एक, जिसे मंडप कहा जाता था. मंडप वो जगह है जहां लोग असेंबल हो सकते हैं, जहां लोग मेडिटेट कर सकते हैं बैठ के, भजन गा सकते हैं बैठ के. ठीक है, इट वॉज अ हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल. ऑलराइट, तो ये पढ़ा हमने अमरावती के कुछ टेम्पल्स का आर्किटेक्चर. और ऐसा ही सिमिलर आर्किटेक्चर आपको पूरी इंडिया में बहुत जगह मिलेगा. ठीक है, वही सैंक्टम सैंक्टोरम होगा, वही शिखर होगा, वही आपका मतलब गर्भगृह, सैंक्टम सैंक्टोरम इज गर्भगृह, वही शिखर होगा. कई मंदिर में मंडप होगा, कई में नहीं भी होगा. ठीक है, जरूरी नहीं है कि सब में मंडप हो. फ्यू टेम्पल्स हैड मंडप, फ्यू टेम्पल्स डिड नॉट हैड द आइडिया और द फीचर ऑफ मंडप इन इट. ओके, लगभग ये कैरेक्टरिस्टिक आपको हर टेम्पल में मिलेगी. देयर वाज अ वेरी नो टू लिटिल चेंजेस. कुछ स्टाइल्स का चेंज था, कुछ आर्किटेक्चर का, कुछ डिजाइन्स का चेंज था, बट ऑन एवरेज हर मंदिर में, हर टेम्पल में यू विल फाइंड गर्भगृह, यू विल फाइंड शिखर एंड यू विल फाइंड मंडप. ओके, यहाँ पे एक स्कल्पचर दिखाया गया है अमरावती से, जो कि टेम्पल की वॉल्स पे बनाया जाता था. टेम्पल की वॉल्स पे ऐसे स्कल्पचर भी देखे गए. दैट मीन्स स्कल्पचर को एज अ मार्क ऑफ डेकोरेशन यूज किया जाता था, कि दीवार अगर प्लेन है और उनके पास पेंट कलर्स नहीं होते थे तो वो लोग पूरी वॉल्स को स्कल्पचर से डेकोरेट कर देते थे. अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग एपिक्स की कुछ कुछ छोटी छोटी स्टोरीज को स्कल्प्ट करते थे वॉल्स पे, टेम्पल वॉल्स पे. ठीक है, सी चिल्ड्रन, दिस इज द शिखर. ये है मंदिर का शिखर. तो एग्जैक्टली इसके जस्ट नीचे इस वाले रूम में ही सैंक्टम सैंक्टोरम, दैट मीन्स गर्भगृह होगा, जहां पे मेन डीटी की इमेज या उनकी मूर्ति रखी होगी. ओके, ये है शिखर. और अगर ये शिखर है, इसके जस्ट नीचे गर्भगृह सैंक्टम सैंक्टोरम होगा, और ये जो आगे का हॉल है ये है मंडप, जहां पे लोग असेंबल हो सकते हैं. शिखर, गर्भगृह अंदर का रूम, और ये मंडप. ठीक है, तो ये ऐसे होता है एक सामान्य, एक नॉर्मल टेम्पल आर्किटेक्चर. दिस इज आवर टेम्पल आर्किटेक्चर लुक्स लाइक. शिखर exactly parallel downwards is the garbhagriha where the image of main deity is kept, and then there is a hall leading towards garbhagriha where people can assemble known as mandap. Okay, कई बार बहुत सारे मंदिर में प्रदक्षिण पथ भी होता है, प्रदक्षिणा करने के लिए, जैसे स्तूप में होता है. Okay, now coming on to another town, temple town. Can you find Mahabalipuram and Aihole? महाबलीपुरम ये रहा भैया आपका तमिलनाडु में, और ऐहोल रहा आपका ये कर्नाटका में. ठीक है, सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टोन टेम्पल्स वर बिल्ट इन दीज टाउन्स. बहुत सुंदर, फाइन, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बनाए गए स्टोन टेम्पल्स महाबलीपुरम और ऐहोल में मिलते हैं. we'll see some pictures and we'll read about these temples as well. Here is an image of Durga temple at Aihole built 1400 years ago. ठीक है, ये ऐहोल की फोटो है. ऐहोल कहाँ पे है बच्चों? कर्नाटका में है. ठीक है, कर्नाटका. ऐहोल का ये टेम्पल है, दुर्गा टेम्पल है, बहुत सुंदर है, सबको देखने जाना चाहिए. ये देखो एक और टेम्पल, an early temple at Bhitargaon, Uttar Pradesh. This was built about 1500 years ago and was made of baked brick and stone. ठीक है, 1500 साल मतलब वही 500 CE. अब तक तो आपको आ गया होगा कि 1500 साल अगर पहले कह रहे हैं तो कौन सी CE या कौन सी AD की बात हो रही है. अगर अभी भी नहीं आया है तो देखो बहुत आसान है. यू आर लिविंग इन 2000s, 2001, 2020, 2022. यू आर लिविंग इन 2000s. ठीक है, हिस्ट्री में हमेशा एक एवरेज ले लिया करो कि अगर 2000s में रह रहे हो तो 2000 को ले लो एवरेज. और यहाँ अगर 1500 ईयर्स अगो की बात हो रही है, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 1500 ईयर्स अगो. अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल फिक्स 1500 साल पहले नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली 1500 साल पहले की बात हो रही होती है. 1500 इसमें से माइनस कर दो, क्या बचा? 500 बचा. 500 प्लस में आ रहा है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द CE पीरियड. यही अगर लिखा होता 2500 साल पहले, तो फिर आप क्या करते? 2000s में रह रहे हो आप और 2500 साल पहले की बात हो रही है. माइनस करोगे, माइनस में 500 आएगा. जब माइनस में 500 आएगा तो मतलब BCE की बात हो रही है.
और जब प्लस में जवाब आएगा तो मतलब CE की बात हो रही है। ये मैंने कई बार बताया है, एक बार फिर से बता दिया आपको। ओके, तो ये रही भीतरगांव की फोटो। कभी टाइम मिले उत्तर प्रदेश घूमने जाइए तो प्लीज भीतरगांव जरूर जाइए, बहुत सुंदर टेम्पल है, यू शुड रियली सी इट। देन हियर इज एन इमेज ऑफ मोनोलिथिक टेम्पल्स एट महाबलीपुरम। मोनोलिथिक क्यों कह रहे हैं मैं अभी बताती हूँ। मोनो का मतलब सिंगल है ना, मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं ये महाबलीपुरम में, एंड ईच ऑफ दीज was carved out of a huge single piece of stone. That is why they are known as monolith. हम मोनोलिथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिंगल रॉक से काटा गया ये टेम्पल है। While brick structures are built up by adding layers of bricks from bottom upwards, in this case the stone cutters had to work from top downwards. नीचे से काम करते हुए ऊपर जाना पड़ा, ऊपर से काम करते हुए नीचे जाना पड़ा होगा, है ना। ऊपर से कटाई हुई होगी सबसे पहले, फिर ये कटा होगा, फिर ये पोर्शन कटा होगा, फिर ये पोर्शन कटा होगा, फिर ब्रिक लगाए गए होंगे, राइट। जब आप किसी रॉक को काटते हो, सिंगल रॉक को काट के कुछ बना रहे हो, सो यू हैव टू वर्क टॉप डाउनवर्ड्स। ओके, नाउ हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू एज वेल। लिस्ट द प्रॉब्लम्स दैट स्टोन कटर्स मे हैव फेस्ड। इनको कट करने में स्टोन कटर को क्या प्रॉब्लम हुई होगी, जरा सोच के आंसर लिखना, ठीक है। अब फोटो तो देख ली है ना इतने सारे टेम्पल्स की। बात करते हैं हाउ दीज स्टूपास एंड टेम्पल्स वर बिल्ट। हमने स्टूपास भी देखे, स्पेशली सांची स्टूपा देखा, टेम्पल्स भी देखे, ऐहोल टेम्पल देखा, भीतरगांव टेम्पल देखा, है ना। अमरावती के इंपॉर्टेंट शिखर वाले टेम्पल्स के बारे में भी पढ़ा। सो वी रियली नीड टू नो हाउ दीज वर बिल्ट, राइट। देयर वर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और अ टेम्पल। चाहे स्तूप बनाना हो चाहे टेम्पल बनाना हो, स्टेजेस में बनता था। एक साथ एक हफ्ते में मंदिर तैयार नहीं होता है। जब इतना वास्ट और इतना ग्रैंड आर्किटेक्चर और डिजाइन्स हो, देन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। यूजुअली किंग्स और क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। महंगा काम है ये, बहुत सारी लेबर लगती है, क्राफ्ट पर्सन लगते हैं, पॉलिशिंग का काम होता है, पेंटिंग का काम होता है, सारा खर्चा है। देन डेफिनेटली रॉयल्टी ही इतना खर्चा उठा पाएगी। So generally kings and queens ordered to build these kind of temples. First, good quality stone had to be found, क्योंकि stone temple बनाना तो भैया अच्छी क्वालिटी का stone चाहिए। उसको क्वेरी करके लाओ, ट्रांसपोर्ट करो जहां पे बनना है, देन चूज करो कि इस बिल्डिंग के लिए कौन सा स्टोन अच्छा रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने मोनोलिथिक टेम्पल्स पढ़े थे महाबलीपुरम में, वहां पर तो एक ही रॉक को काट के मंदिर बनाया जा रहा है, तो उनको तो बहुत केयरफुली चुनना पड़ता था कि कौन सा रॉक कटिंग के लिए या कौन सा स्टोन कटिंग के लिए सही रहेगा। सो देयर वर स्टेजेस टू बिल्ड टेम्पल। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द गुड क्वालिटी स्टोन, देन यू हैव टू क्वारी इट, देन यू हैव टू ट्रांसपोर्ट इट टू द साइट, एंड देन यू हैव टू चूज द बेस्ट स्टोन्स फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, राइट। These rough blocks of stone had to be shaped and carved into pillars and panels for walls, floors and ceilings. और इन्हीं stones को use करके उन्हें shape देके pillar भी बनाना है, wall panel भी बनाना है, उसी से floor भी बनेगी, उसी से ceiling मतलब छत भी बनेगी, right? So a lot of calculation, a lot of planning was there involved in making a temple or a stupa. And then these had to be placed in precisely the right position. और हर stone cutting को properly right position पे रखना, right? ये भी बहुत जरूरी काम है, बहुत ज्यादा technicality involved थी इसमें, that you have to put the right stone at the right position, the right design, the right carving at the right position. That is why it was a very tedious job to do, and the person need to be very skilled in doing so. So reading further about these, that how temples and stupas were built, kings and queens probably spent money from their treasury to pay the craft person. क्योंकि इतना एक्सपेंसिव अफेयर है, वो लोग अपनी जेब से तो देंगे नहीं, ट्रेजरी से निकाल के देंगे। ट्रेजरी कहाँ से पूरा होता है? टैक्सेस से। जितना भी टैक्स कलेक्ट करते थे, फाइन कलेक्ट करते थे, गिफ्ट्स आते थे, ये सब कुछ ट्रेजरी में जाता था। And kings and queens used to pay the money for building all these temples and stupas from the treasury, because they had to pay the craft person, they had to pay the labor. जितनी भी लेबर लगी हुई है इन स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर को बनाने में,
उन्हें पैसे भी तो देने हैं ना, यू हैव टू गिव देम वेजेस. So all these wages to the craft people, to the labor, was done and rendered through treasury. Okay. Besides, when devotees came to visit the temple or the stupa, they also often brought gifts, which were used to decorate the buildings. Devotees आते थे, वो भी कुछ पैसे चढ़ाते थे, कभी गिफ्ट चढ़ाते थे, और उन्हीं को यूज कर लिया जाता था डेकोरेशन के लिए. उस मनी को नहीं यूज किया जाता था, उस मनी से डेकोरेटर को बुलवा कर डेकोरेट करवा लिया जाता था. मान लो डिवोटीज पैसे डालते रहते हैं और हमारे पास 100 रुपए इकट्ठे हो गए, तो आपने क्राफ्ट पर्सन को बुलाया और बोला कि मंदिर की दीवारों को पेंट कर दो, हम आपको 100 रुपए दे देंगे. उसने पेंट कर दिया, आपने उसको 100 रुपए दे दिए. सो whatever devotees came up to the temple with, whatever devotees contributed towards the temple, that money or that gift was used for the decoration of the temple. For example, an association of ivory worker paid for one of the beautiful gateways at Sanchi. सांची में एक बहुत सुंदर गेटवे बना हुआ है और उसके पैसे आइवरी वर्कर की एसोसिएशन ने मिलकर दिए थे कि आप सांची स्तूपा के आगे गेटवे बनवाइए, पैसा हमारा एसोसिएशन दे देगा. तो एसोसिएशन में जितने लोग काम करते थे, दे ऑल कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इट. उन्होंने एक फंड बनाया, जैसे आप अपने बर्थडे पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन करते हो, क्रिसमस पार्टी के लिए, होली पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट करते हो. Similarly, a contribution was made by the Association of Ivory Worker to pay off the expenses for decorating the gateway at Sanchi Stupa. Okay. Among the others who paid for decorations were merchants, farmers, garland makers, perfumers, smiths, and hundreds of men and women who are known only by their names, which were inscribed on the pillars, railings, and walls. केवल आइवरी वर्कर के एसोसिएशन ऐसा बढ़िया काम नहीं करते थे. There were other people as well who contributed towards the decoration of temple, who contributed towards the funds, who always contributed in some way or the other so that temple could be built, stupas could be built and could be decorated as well. ठीक है. और वो कौन लोग हैं? मर्चेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, गार्लैंड मेकर्स हैं, परफ्यूमर्स हैं, स्मिथ हैं, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया. और उन सबका नाम पिलर पे, रेलिंग पे, वॉल्स पे कहीं ना कहीं स्कल्प्ट किया हुआ है या इंस्क्राइब किया हुआ है. कहीं ना कहीं उन सब का नाम लिखा हुआ है, whomsoever contributed towards the building and decoration of temple and stupas. All right. तो ये तरीका था टेम्पल्स और स्टूपास को बनाने का. मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसिव अफेयर्स बीइंग डेल्ट बाय किंग एंड क्वीन ओनली. गुड स्टोन्स को लाया जाता था, क्वेरी करके, ट्रांसपोर्ट करके. गुड स्टोन्स वर चोजन, देन दे वर शेप्ड इनटू पिलर्स, वॉल्स, फ्लोर एंड सीलिंग्स. देन दे वर पुट एट राइट पोजीशन. Most of the wages were paid via treasury, and people, the devotees who used to give some contribution to the temple or used to give tribute to the temple, that money was also used for the decoration of temples as well as stupas. There were various other craft people and various other workers in the association who also contributed towards making of temple and stupa and the decoration of the same as well. Okay. See children, here is an image of a sculpture from the National Museum, New Delhi. ये देखो, ये स्कल्पचर है एक. मैंने आपको बताया स्कल्पचर कैसे होता है. किसी भी वॉल, किसी भी स्टोन पे ऐसी चीजों को कार्व आउट करके बनाने को ही स्कल्पचर कहते हैं. और यहाँ पे आपको एक इमेज शो की जा रही है जैना मोनास्ट्री की, विच इज इन ओडिशा. दिस 2-story बिल्डिंग वॉज कार्व्ड आउट ऑफ द रॉक सरफेस. ये एक रॉक था जिसे कार्व किया गया. Notice the entrance to the rooms. Jaina monks lived and meditated in these rooms. ठीक है. इनके रेस्ट के लिए ये जगह बनाई गई, इनकी लिविंग के लिए ये जगह बनाई गई, मेजरली इनके मेडिटेशन के लिए ये जगह बनाई गई. ये एक रॉक था जिसे धीरे धीरे कार्व किया गया, पिलर्स बनाए गए कार्व कर करके, रूम्स बनाए गए, डोर्स बनाए गए, so that people can rest here, people can meditate here. Okay. And now after stupas, टेम्पल आर्किटेक्चर, हम पढ़ते हैं पेंटिंग्स. ठीक है. कैन यू फाइंड अजंता ऑन द मैप? अजंता दिख रहा है ये यहाँ पे. दिस इज अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज. आपको पता है कि जब बुद्ध मंक्स को इधर उधर ट्रैवल करना होता था और रेनी सीजन में जब रेस्ट करना होता था,
तो उन्होंने उसके लिए बहुत सारे केव्स बनाए। केव्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? हिल्स को हॉलो करना पड़ता है, कार्व आउट करना पड़ता है, राइट? बहुत सारे केव्स हॉलो आउट किए गए ओवर सेंचुरीज, स्पेशली अजंता में। मोस्ट ऑफ दीज वर मोनास्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मंक्स एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। ज्यादातर केव्स बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी जहाँ पे बुद्धिस्ट मंक रुकते थे रेस्ट करने के लिए या कभी कभी मेडिटेट करने के लिए भी रुकते थे। बहुत सारी केव्स को डेकोरेट भी किया गया पेंटिंग्स से। As the caves are dark inside, most of these paintings were done in the light of torches. और आपको पता है कि अगर हिल को आप कार्व आउट कर रहे हो तो अंदर कोई लाइट तो है नहीं, there is no scope for light. सनलाइट भी बहुत दूर तक नहीं जा सकता अंदर, करेक्ट? Most of the paintings were done under the light of torches. और कोई इलेक्ट्रिक टॉर्च नहीं होती थी उस टाइम पे कि सेल बैटरी डाल लिया और टॉर्च जल रही है। Most of the torches were there with the help of fire. लालटेन जला के फायर की हेल्प से ही वो पेंटिंग्स बनाई जाती थी। The colors which were vivid even after 1500 years were made of plants and minerals. वो जो पेंट यूज किया है, वो जो कलर यूज किया, वो इतना विविड है, इतना यूनिक, आपको इतना रियल लगेगा कि लगेगा जैसे अभी पेंट किया हो किसी ने। वो इतने उभरते, इतने ज्यादा सुंदर पेंट कलर्स हैं क्योंकि वो नेचुरली मेड कलर्स हैं। वो कलर्स प्लांट्स एंड मिनरल से बनाए गए। दे हैव नो केमिकल्स इन इट। 1500 साल हो चुके हैं उन केव्स में पेंटिंग बने हुए और आज भी इतने विविड, इतने रियल, इतने स्पार्की लगते हैं। यू शुड रियली विजिट अजंता केव्स वंस इन योर लाइफ। अभी नहीं, बट आगे चल के कभी भी अगर हॉलिडे पे जाना, अजंता केव जरूर जाना, उसकी पेंटिंग जरूर देखना। द पेंटिंग्स देयर आर सो विविड, द कलर्स आर सो विविड दैट यू थिंक दैट इट इज रिसेंटली बिल्ट और रिसेंटली मेड। The artist who created these splendid works art remain unknown. किसने बनाया, कब बनाया, कुछ नहीं पता। बस हमें डेट पता है कि लगभग 1500 साल पहले ये पेंटिंग्स बनी थी, बिकॉज साइंटिफिक टेस्टिंग हुई थी उन कलर्स की, तो पता चला कि ये कलर्स 1500 साल पुराने हैं। पर किसने बनाया, किसने नहीं, कोई नाम नहीं लिखा है वहां पे, कुछ नहीं पता हम लोगों को। बस हमें इतना पता है that 1500 years back in the history, few people were there who decorated the Ajanta caves with mere torchlight of fire. Now I will show you few pictures of paintings at Ajanta caves also, don't worry. ये हैं कुछ images paintings की अजंता caves में, और you will be shocked to see कि ये सब कुछ दीवारों पे, caves पे बना हुआ है, ठीक है? ये caves पे ड्रॉ की गई पेंटिंग्स हैं, कोई पेपर पे बनाई हुई नहीं है, and that is why ये इतनी lustrous, इतनी famous और इतनी ज्यादा talked about features हैं, okay? तो अब पढ़ ली पेंटिंग्स, पहले पढ़ ली बिल्डिंग्स, स्तूप देख लिए, टेम्पल आर्किटेक्चर देख लिए, अजंता की फेमस पेंटिंग्स देख ली, और अब पढ़ते हैं वर्ड ऑफ बुक्स। अच्छा, आपने एक क्वेश्चन हो सकता है शायद सोचा हो बिल्डिंग्स पढ़ते वक्त कि हमने स्तूप पढ़े, हमने टेम्पल पढ़े, ना तो हमने मॉस्क पढ़ा, ना हमने चर्च पढ़ा, और ना हमने कोई गुरुद्वारा पढ़ा। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम क्लास 6 हिस्ट्री के सिलेबस में एंशिएंट हिस्ट्री का पीरियड कवर कर रहे हैं, एंड मेजरली वी आर कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 6th century BCE to 3rd century CE। और इस पीरियड में इस्लामिक प्रैक्टिस इंडिया में शुरू नहीं हुई थी, क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस इंडिया में नहीं आया था, और सिखिज्म तो बहुत बाद में बना है ना? इसलिए मॉस्क बनने की प्रैक्टिस लगभग कुछ 8th century से शुरू हो गई थी, बट इस्लामिक प्रैक्टिस, इस्लामिक बिलीफ्स लेट 11th century में आता है, और इसलिए ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट नहीं बनता, ये मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट बनेगा। आप क्लास 7th के सिलेबस में ये मॉस्क, इस्लामिक प्रैक्टिसेस, कैसे इस्लाम इंडिया में आया, हम ये सब तब पढ़ेंगे, ठीक है? बात रही चर्च की, चर्च तो और लेट आया क्योंकि क्रिश्चियनिटी आई है यूरोपियंस के साथ। तो जब यूरोपियंस इंडिया में ट्रेड शुरू करेंगे और क्रिश्चियन मिशनरीज उनके साथ इंडिया आएंगे, तब क्रिश्चियनिटी शुरू होगा इंडिया में। और गुरुद्वारा सिस्टम वो सिखिज्म के साथ आएगा, वो भी मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। तो इसलिए हमने इन तीनों को यहाँ नहीं पढ़ा, यहाँ पे हमने केवल स्तूप और टेम्पल का आर्किटेक्चर देखा, क्योंकि ये सब एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट थे, ठीक है? ओके, कमिंग ऑन टू बुक्स, वर्ड ऑफ बुक्स देखते हैं कि फेमस बुक्स कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ से ये लिटरेचर
बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। सो अ फेमस तमिल एपिक सिलापट्टिकरम वाज कंपोज्ड बाय अ पोएट नेम्ड इलांगो अराउंड 1800 years ago। 200 CE की बात है, ये बहुत पुरानी बात हो गई। अगर किसी चीज को प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो बच्चों, प्लीज ब्रेक द वर्ड सिल्ला पट्टिकरम, ठीक है। एक फेमस तमिल एपिक है पर तमिल में लिखी हुई है, इसलिए हम उसको तमिल एपिक बोल रहे हैं। एपिक होता क्या है पहले तो ये देख लो। एपिक्स आर ग्रैंड लॉन्ग कॉम्पोजिशन अबाउट heroic men and women and include stories about gods। एपिक बहुत बड़ी होती हैं, लंबी लंबी कॉम्पोजिशन, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां लिखी होती हैं उसमें हीरोइक मेन और विमेन के लिए, और उसमें कुछ भगवान की भी स्टोरीज हो सकती हैं। इन्हें हम एपिक कहते हैं। सो अ फेमस तमिल एपिक सिलापट्टिकरम was composed by a poet named Ilango 1800 years ago। ये जो इलांगो ने स्टोरी लिखी है सिलापट्टिकरम, इसमें किसकी स्टोरी है? इट इज द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम्ड कोवलन। एक मर्चेंट थे, उनका नाम था कोवलन, पुहार में रहते थे, हु लिव्ड इन पुहार, एंड ही फेल इन लव विद अ कोटसन। कोर्ट में काम करने वाली के साथ उनको प्यार हो गया था और उनका नाम था माधवी। नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कन्नगी। हो, कोवलन की एक वाइफ थी कन्नगी, बट इवन आफ्टर हैविंग अ वाइफ कोवलन फेल इन लव विद अ कोटसन जिनका नाम था माधवी। कोई बात नहीं, लेटर ही एंड कन्नगी लेफ्ट पुहार। बट कोवलन और कन्नगी, जो उनकी वाइफ थी कन्नगी, कोवलन और कन्नगी ने पुहार छोड़ दिया और वो लोग मदुरई चले गए, वेयर ही वॉज रॉन्गली अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट जूलर ऑफ द पांड्या किंग। ये लोग मदुरई चले गए, मदुरई में पांड्यास का रूल था। कोवलन के ऊपर एलिगेशंस लगे कि इन्होंने चोरी करी है। द किंग सेंटेंस्ड कोवलन टू डेथ। कन्नगी, who still loved him, was full of grief and anger at this injustice and destroyed the entire city of Madurai। कन्नगी को इतना गुस्सा आया, कन्नगी जो उनकी वाइफ थी, उनको इतना गुस्सा आया कि आपने सिर्फ एक एलिगेशन के बेसिस पे मेरे कोवलन को, मेरे हस्बैंड को डेथ सेंटेंस दे दिया। आपने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करी और आपने डेथ सेंटेंस दे दिया। कन्नगी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पूरे मदुरई शहर में आग लगा दी। This was a very heroic incident, and that is why a complete epic was written on this. Kannagi, who was the wife of Kovalan, they both came to Madurai in the Pandyan region, in the kingdom of Pandyas. Kovalan was accused of theft by a court jeweler, and hence the Pandyan king ordered death sentence to Kovalan. Kannagi, who loved her husband, she was full of grief and anger that this is injustice, this is wrong. And in her anger, she destroyed the entire city of Madurai. This is the story of सिलापट्टिकरम। ये एक बेस है, ये एक प्लॉट है सिलापट्टिकरम का। इसमें और भी बहुत सारा कंटेंट है, अगर आपको पढ़ने का मन हो आप पढ़ सकते हो, बट इट इज रिटन इन तमिल एंड आई डोंट नो कि इसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है कि नहीं। तो ये कुछ ऐसी इस टाइप की एपिक स्टोरीज फेमस थी उस एंशिएंट हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में। और भी तमिल एपिक्स लिखी गई, बताती हूँ। एक तमिल एपिक और है, अनदर तमिल एपिक द मणिमेकलाई। मणिमेकलाई। कोई भी वर्ड बोलने में दिक्कत हो रही हो बच्चों, प्लीज ब्रेक द वर्ड। ब्रेक करोगे अपने आप उसका प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा। एक दो बार गलत बोलोगे फिर सही हो जाएगा, ठीक है। कभी भी हेजिटेट मत करो कुछ भी प्रोनाउंस करने से। ब्रेक इट, प्रोनाउंस इट। अनदर तमिल एपिक द मणिमेकलाई वाज कंपोज्ड बाय सत्यनार। किसने लिखी है? सत्यनार ने, अराउंड 1400 years ago। This Manimekalai describes the story of the daughter of Kovalan and Madhavi। कोवलन और माधवी की डॉटर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मणिमेकलाई में कोवलन और माधवी के डॉटर की बात की जा रही है। These beautiful compositions were lost to scholars for many centuries till their manuscripts were rediscovered about 100 years ago। ये जो compositions है ना, ये खो गई थी और अभी कुछ 100-200 साल पहले ही मिली हैं। एंड दैट इज व्हाई वी नो अबाउट दीज एपिक्स। ये तो खो गई थी, 1400 साल पहले लिखा गया है। इट वाज रिटन अराउंड 1400 years ago and they were lost but now they got rediscovered around 100 years ago।
कुछ और राइटर्स भी थे, अदर राइटर्स, सत्यनारायण को छोड़ के और राइटर्स भी थे, सच एज कालिदास। कालिदास संस्कृत में लिखते थे, वो ये लोग तमिल में लिख रहे हैं, कालिदास संस्कृत में लिखते थे। ये है इमेज कालिदास की और ये है फ्रंट पेज, कवर पेज मणिमेकलाई का, ठीक है। मणिमेकलाई जो तमिल एपिक है, ये उसका फ्रंट पेज है। इन एपिक्स के साथ, स्पेशली तमिल एपिक्स के साथ, बहुत सारी हिंदू स्टोरीज और नरेशंस भी लिखे जा रहे थे इसी हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ टाइम में। और ये बुक्स को काफी अच्छे से रिकॉर्ड किया गया और प्रिजर्व भी किया गया, तभी तो आज हम इनके बारे में जानते हैं। अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। दीज इंक्लूड द पुरान्स। पुरान्स का मतलब होता है पुराना, ओल्ड। ये ओल्ड स्टोरीज की किताब भी लिखी गई। पुरान्स में कौन सी स्टोरीज हैं वैसे? गॉड्स की, गॉडेसेस की, सच एज विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती, इनसे रिलेटेड स्टोरीज लिखी हुई हैं। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड। इनकी पूजा कैसे करनी है ये भी पुरान्स में लिखा गया। Besides, there are accounts about the creation of the world and about kings. पुरान्स में बहुत सारे किंग्स के बारे में, कैसे दुनिया का निर्माण हुआ, how the world was created, what was the administration of kings, who were the kings in the period of God and the creation of world. The Purans were written in simple Sanskrit words and were meant to be heard by everybody. Now you can see there is no scope of discrimination. ऐसा नहीं कि women नहीं सुनेंगी या शूद्र नहीं सुनेंगे, सब सुन सकते हैं पुरान्स की स्टोरी को, इंक्लूडिंग विमेन एंड शूद्रस हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास। विमेन एंड शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते पर पुरान्स की स्टोरी को पढ़ सकते हैं। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट एंड पीपल केम टू लिसन टू देम। आज भी बहुत सारे पुरान्स का नरेशन बहुत सारे टेम्पल्स में होता है एंड पीपल गैदर टू लिसन टू देम। वो जानना चाहते हैं दैट हाउ द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड, हाउ किंग्स यूज्ड टू रूल इन दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, व्हाट वर द गॉड एंड गॉडेसेस हु लिव्ड ऑन दिस अर्थ। वो सच है नहीं है ये जानना हमारा काम नहीं है। मेरा काम बस इतना है, और इनफैक्ट हम सब का काम सिर्फ इतना है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो हम ग्रास्प कर लें और उसको रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हिस्टोरियंस ने बहुत मेहनत से इन चीज़ों को प्रिजर्व किया। दैट्स इट। इफ यू डोंट बिलीव ऑन देम, दैट्स ओके, दैट्स कंप्लीटली ओके। यू डोंट हैव टू गेट इनटू द जगल कि मुझे यकीन नहीं है कि पुरान्स की स्टोरी सच है कि नहीं। यू डोंट हैव टू गेट इनटू इट। यू आर जस्ट रीडिंग हिस्ट्री, जस्ट नोइंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बस इतना जानो और आगे बढ़ो, सिंपल, ठीक है। इसी टाइम पे दो संस्कृत एपिक्स लिखी गई, बड़ी एपिक्स लिखी गई, जिनका नाम था महाभारत, रामायण। They had been popular for a very long time. Some of you may be familiar with these stories. कई लोगों को तो महाभारत और रामायण की पूरी स्टोरीज भी पता होंगी। क्या आपको पता है महाभारत और रामायण किसने लिखी? बताना मुझे। महाभारत is about a war fought between the Kauravas and the Pandavas, who were cousins. महाभारत कहानी है एक युद्ध की, कहानी है एक वॉर की, जिसमें दो कजिन्स की पार्टी लड़ी थी। वो पार्टी थी, एक पार्टी का नाम था कौरव, एक पार्टी का नाम था पांडव्स। कौरव, पांडव्स, ये दोनों कजिन्स थे और इन लोगों ने बहुत बड़ा वॉर लड़ा था और इसी वॉर की स्टोरी को महाभारत में बताया गया है। दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरुज। ये कुरुज क्या है? कुरु डायनेस्टी है एक्चुअली। जैसे मौर्य डायनेस्टी थी, गुप्ता डायनेस्टी थी, वैसी एक डायनेस्टी थी कुरुज, ठीक है। और ये कुरुज, ये दोनों कजिन्स कुरु डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और दोनों की लड़ाई थी कि भैया थ्रोन पे बैठेगा कौन, कौन नया राजा बनेगा, ठीक है। कुरुज की कैपिटल थी हस्तिनापुर। जैसे इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, मौर्यास की अपनी कैपिटल थी, गुप्तास की अपनी कैपिटल थी, मगधन एम्पायर की अपनी कैपिटल थी। वैसे ही अकॉर्डिंग टू पुरान्स, कुरु डायनेस्टी की कैपिटल हस्तिनापुर में थी। द स्टोरी इटसेल्फ वाज एन ओल्ड वन बट वाज रिटन डाउन इन द फॉर्म in which we know it today about 1500 years ago. ये कहानी बहुत पुरानी है, पर इसे लिखा गया 1500 साल पहले, 500 AD में, ठीक है। AD कह लो, CE कह लो, 500 AD में जाके लिखा गया। कहानी बहुत पुरानी, पर लिखा गया इसको 500 CE में। Both the Purans and the Mahabharata are supposed to have been compiled by व्यास, और हम ऐसा मानते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस ऐसा बताते हैं कि पुरान्स की स्टोरी और महाभारत की स्टोरी दोनों को व्यास ने लिखा, वेद व्यास।
भगवद गीता वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द महाभारत। भगवद गीता एक छोटा सा पार्ट है महाभारत का, जिसको कई लोग अलग से भी पढ़ते हैं। भगवद गीता की अपनी एक अलग बुक आती है, बट भगवद गीता महाभारत एपिक का एक पार्ट है, ठीक है। तो महाभारत वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड, भगवद गीता वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द महाभारत। नॉट टॉकिंग अबाउट रामायण, दूसरी इंपॉर्टेंट एपिक, ये स्टोरी है कौशल डायनेस्टी की, ठीक है। वो थी कुरु डायनेस्टी की, ये कौशल किंगडम की स्टोरी है। द रामायण इज अबाउट राम, अ प्रिंस ऑफ कौशल who was sent into exile, उन्हें वनवास पे भेजा गया। His wife Sita was abducted by the king of Lanka, or Sri Lanka as you call it today, named Ravan, and Ram had to fight a battle to get her back. He won the battle and returned to Ayodhya. Ayodhya was the capital of Kaushal after his victory. Like the Mahabharata, this was an old story that was now written down. Valmiki is recognized as the author of संस्कृत रामायण, ठीक है। जैसे महाभारत एक स्टोरी थी, एक वॉर की स्टोरी थी जिसमें दो कजिन्स थ्रोन के लिए लड़ते हैं। उनका डायनेस्टी है कुरु और उनकी कैपिटल है हस्तिनापुर में। भगवद गीता महाभारत का एक पार्ट है। रामायण अलग स्टोरी है, वो कौशल डायनेस्टी की स्टोरी है, जिसमें यह बताया जाता है कि राम, जो कि एक प्रिंस हैं कौशल डायनेस्टी के, उन्हें एग्जाइल में भेज दिया जाता है और फिर उनकी वाइफ जो उनके साथ एग्जाइल में गई थी, उन्हें लंका का किंग अबडक्ट कर लेता है, किडनैप कर लेता है। लंका के किंग का नाम रावण है और राम हैड टू फाइट रावण टू गेट सीता बैक। राम जीत जाते हैं और अयोध्या वापस आ जाते हैं। अयोध्या विच इज द कैपिटल ऑफ कौशल, ओके। और महाभारत की तरह रामायण भी एक पुरानी स्टोरी है, बट इसे अभी लेटेस्ट में लिखा गया, 5th 6th सेंचुरी में जाके लिखा गया। और इनके राइटर कौन है? इनके राइटर है वाल्मीकि। एंड प्लीज रिमेंबर, वाल्मीकि ने संस्कृत रामायण लिखी है, हिंदी रामायण नहीं लिखी है उन्होंने। हिंदी रामायण किसी और ने ट्रांसलेट करी, संस्कृत रामायण वाल्मीकि ने लिखी। महाभारत और भगवद गीता, महाभारत और जितनी पुराण की स्टोरी है वो वेद व्यास ने लिखी। प्लीज आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। रामायण महाभारत दो एपिक्स हैं हमारी हिंदू रिलीजन की। आपके बिलीफ उन पे है कि नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसलिए हमें पता होना चाहिए कि एंशिएंट हिस्टोरिकल पीरियड में कौन कौन सी बुक्स लिखी गई। सच है नहीं है हमें मतलब नहीं, ठीक है। हमें बस पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ और हिस्टोरियंस ने कौन कौन से एविडेंस कलेक्ट करके हमें एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पास डाउन करी है, ठीक है। तो अभी जब ये बुक्स लिखी जा रही हैं, जो एरा है ना, तो केवल एपिक्स या केवल पुराण्स ऐसी ही बुक्स नहीं लिखी जा रही, कुछ ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा भी बुक्स लिखी जा रही थी, बिकॉज यू रियली नीड टू नो व्हाट वर द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, राइट। So there were various books being written by ordinary people and about ordinary people, so that people can understand and know that what was the life of ordinary people back in that period of history. आपको पता चले कि ordinary लोग, locally लोग सोसाइटी में कैसे रहते थे, राजा महाराजा कैसे रहते हैं, इसके लिए तो बहुत सारी बुक्स हैं। बट ऑर्डिनरी लोग कैसे रहते हैं, इसकी भी बहुत सारी स्टोरीज एंड बुक्स लिखी गई। और डायरेक्टली आपको नहीं बताया गया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, नहीं। ड्रामा के फॉर्म में, कुछ नैरेटिव के फॉर्म में, कोई एक सॉन्ग के फॉर्म में, कोई एक डांस के फॉर्म में, अलग अलग तरीके से प्लेज लिखे लोगों ने, अलग अलग तरीके से लोगों ने ये बताने की कोशिश करी दैट हाउ ऑर्डिनरी पीपल यूज टू लिव, हाउ अ कॉमन सोसाइटी यूज टू सर्वाइव इन दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री, ओके। सो रीडिंग अबाउट स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल. Ordinary people also told stories. They composed poems and songs, sang, danced, and performed plays as well. Some of these are preserved in collections of stories such as Jatakas and Panchatantra, which were written down around this time. ये जो songs हैं, dance हैं, लोगों के बनाए हुए plays हैं, जितने भी poems और songs के composition हैं, all these were preserved in the form of Jataka stories and Panchatantra stories. Okay, stories from Jatakas were often
shown on the railings of stupas and in paintings in places such as Ajanta. अजंता caves की पेंटिंग्स में, बहुत सारी स्टूप्स की रेलिंग में भी जटाका की स्टोरीज को डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है. दैट मीन्स वन स्टोरी फ्रॉम द जटाका was drawn or sculpted on the stupas, या फिर अजंता की केव्स में उनको पेंट किया गया so that people can know about ordinary people as well apart from king and queen. Okay, यहाँ पे एक ऑर्डिनरी स्टोरी है, जटाका से ही है, ये मैं आपको बताती हूँ. द स्टोरी ऑफ द मंकी किंग, एक किंग जो कि मंकी था. ये कैसी स्टोरी है, पढ़ के देखते हैं. Once upon a time there was a great monkey king who lived on the banks of Ganga in the Himalayas with 80,000 followers. तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये तो बड़ा मजाक है, इज इट अ जोक और व्हाट? तो ये एक ऑर्डिनरी स्टोरी है. हो सकता है कि यहाँ पे the things have been narrated in an imaginary and creative form. हो सकता है ये एक स्टोरी बिल्कुल इमेजिनरी और बिल्कुल क्रिएटिव लेवल पे बनाई गई हो, बट इस स्टोरी की हेल्प से द राइटर वांट्स यू टू नो अबाउट द सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड. ओके, तो मान लो कि एक बार की बात है कि एक मंकी किंग था और वो गंगा बैंक पे रहता था हिमालयाज में, और उसके 80,000 फॉलोअर्स थे. खाते क्या थे वो लोग? दे फेड ऑन द फ्रूट ऑफ अ स्पेशल मैंगो ट्री विच वर वेरी स्वीट. दे यूज्ड टू ईट मैंगो एंड दोज मैंगोज यूज्ड टू बी वेरी स्वीट. Such exquisite mangoes did not grow on the plains. ऐसे मैंगोज, इतने एक्सक्विजिट, इतने अलग क्वालिटी एंड वैरायटी का मैंगो केवल हिमालयाज में उग रहा था, प्लेन रीजन में नहीं मिलता था. One day, a ripe mango fell into the river and floated all the way to Varanasi. एक बार क्या हुआ, पेड़ है ये, इस पेड़ में मैंगो थे. एक बार एक राइप मैंगो, एक मैंगो गिर के रिवर में फ्लो करता हुआ वाराणसी पहुंच गया. There, the king of the city, वहां पे जो वाराणसी के राजा थे, who was bathing in the river, found it. जो मैंगो है वो रिवर में फ्लो करता हुआ वाराणसी पहुंच गया. एंड जो वाराणसी के किंग हैं वो उसी समय उसी रिवर में बेद कर रहे थे और उन्हें वो मैंगो मिल गया. ही वॉज अमेज्ड व्हेन ही टेस्टेड इट. जब उन्होंने उसका टेस्ट किया तो उन्हें लगा, अरे वाह, ऐसा मैंगो तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया, ये इतना मीठा कैसे है. ही आस्क्ड द फॉरेस्टर्स ऑफ हिज किंगडम whether they could find the tree for him and they led him all the way to Himalayas. राजा ने, जो वाराणसी का किंग था जिसे मैंगो मिला था, वाराणसी के किंग ने अपने फॉरेस्टर्स को बोला कि मुझे पता करके बताओ कि ये मैंगो कहाँ उगता है. तो उनके फॉरेस्टर्स ने बताया कि सर ये वाला जो मैंगो है ना, ये केवल हिमालयाज में मिलता है. There the king and his courtiers had their fill of mangoes. At night the king discovered that the monkeys were also feasting on the fruit and the king decided to kill them. जब वाराणसी का किंग हिमालयाज पहुंचा तो उसने देखा कि यहां तो मंकी किंग है और ये मंकी किंग अपने पूरे ग्रुप के साथ मैंगोज खा रहा है. तो किंग ने सोचा, वाराणसी के किंग ने सोचा कि मैंगोज तो हमारे लिए है ना, ये मंकी लोग क्यों खा रहे हैं. तो वाराणसी के किंग ने सोचा कि हम लोग इन मंकीज को मार डालेंगे, we'll kill them and we'll take all the mangoes with us. However, the king of the monkeys worked out a plan to save his followers. लेकिन जो मंकी किंग था, he was very smart. Monkey king was very smart. He somehow tried to save his followers. He broke off branches of the mango tree and tied them to form a bridge across the river and held on to one end till all his followers crossed over. मंकी किंग ने क्या किया, ट्री की ब्रांचेस को तोड़ा और उस ब्रांचेस से ब्रिज बना दिया और अपने सारे फॉलोअर्स को, 80,000 फॉलोअर्स को बोला कि इस ब्रिज को क्रॉस कर जाओ. So everyone crossed the bridge and this is how the monkey king saved his followers. Exhausted with the effort, he fell down and lay dying. लेकिन जो मंकी किंग था वो बेचारा इतना एग्जॉस्ट हो चुका था कि वो खुद ही गिर गया और फिर मरने की कंडीशन पे आ गया. ही ले डाइंग. द ह्यूमन किंग, जो वाराणसी के किंग थे, जो इंसान थे, ही सॉ व्हाट हैपेंड.
and tried unsuccessfully to revive the monkey. ह्यूमन किंग जो थे उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो मंकी किंग को बचा पाए, क्योंकि अब उन्हें बुरा लग रहा था कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, सिर्फ मैंगो के लालच में मैंने एक मंकी को मारने के लिए आ गया मैं। उन्हें बुरा लग रहा था। He tried to save him, but he couldn't save the monkey. When the monkey king died, the king mourned his death and paid him full respect. The story is shown on a piece of sculpture found from a stupa at Bharut in central India. भरूच में एक स्तूप है, उस स्तूप में एक स्कल्पचर बनाया गया है, जिस स्कल्पचर के ऊपर इसी मंकी किंग की पूरी स्टोरी को नरेट किया गया है। और ये बताया गया, ये देखो यहाँ पे इमेज भी है, ये बताया गया कि कैसे वाराणसी का किंग बहुत ग्रीडी हो गया था। He was very greedy कि मुझे मैंगोज मिलने चाहिए और मुझे मैंगोज नहीं मिले तो मैं सारे मंकी को मार डालूंगा। बट बाद में जब उसने देखा कि मेरे वजह से मंकी किंग मर गया तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने उनकी डेथ को मोर्न किया और उन्हें फुल रिस्पेक्ट भी दी। ठीक है, यही स्कल्पचर में बताया गया था। और इसी तरीके से ऑर्डिनरी स्टोरीज, बहुत फन स्टोरीज, कभी कभी लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए भी स्कल्पचर के फॉर्म में अलग अलग मॉन्यूमेंट्स में, अलग अलग केव्स में भी ड्रॉ करके लोगों को बताई जाती थी। ठीक है, अब बात करते हैं बुक्स ऑन साइंस, क्योंकि सिर्फ एपिक्स, ऑर्डिनरी स्टोरीज, यही सब की बुक्स नहीं लिखी जा रही थी। एंशिएंट हिस्ट्री में वो टाइम भी है जहां साइंटिफिक डेवलपमेंट, मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन, एस्ट्रोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन भी किए गए। सो वी नीड टू नो अबाउट राइटिंग बुक्स ऑन साइंस belonging to this period of ancient history. All right. This was also the time when Aryabhat, a mathematician and astronomer, wrote a book in Sanskrit known as Aryabhatiam. Aryabhat ने एक बुक लिखी, Aryabhatiam. He wrote this book in Sanskrit. Aryabhat himself was a mathematician as well as an astronomer. He stated that day and night were caused by a rotation of Earth on its axis, even though it seems as if the sun is rising and setting every day. उन्होंने बताया कि अर्थ के रोटेशन करने की वजह से डे एंड नाइट होता है। हमें ऐसा लगता है कि सन राइज कर रहा है या सेट हो रहा है, बट इट्स एक्चुअली द रोटेशन ऑफ अर्थ विच इज कॉजिंग डे एंड नाइट. इट इज द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस while facing the sun does happen the day and night. ठीक है, आपने ज्योग्राफी के चैप्टर में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो उन वीडियोस को भी देखो जाके, जहां पे ये बताया गया है द डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ. और आर्यभट्ट ने भी इस चीज को कलेक्टिवली बताया था. ठीक है, ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्सेस एज वेल. ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, एक्लिप्स उसे कहा जाता है. उन्होंने एक्लिप्स की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी दी थी. सोचो, एंशिएंट हिस्ट्री का वो पीरियड जब आपके पास ना लैब्स हैं, ना आपके पास पढ़ने के लिए टेलीस्कोप है. ठीक है, ना टेलीस्कोप है, ना लैब्स हैं, ना बहुत अच्छी मशीनरी है, कुछ नहीं है. ऐसे हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में कोई एक एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन आता है एंड ही टेल्स यू द एग्जैक्ट थ्योरी अबाउट डे एंड नाइट. और ये बिल्कुल सच स्टोरी है. यही तो होता है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से ही तो डे एंड नाइट होता है. इतनी एग्जैक्ट थ्योरी बता पाना कितना टफ रहा होगा उस टाइम पे. ही ऑल्सो हैड गेव एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्सेस, कि क्यों एक्लिप्स आ जाता है, क्यों मून छुप जाता है, क्यों सन छुप जाता है, ये एक्लिप्स कैसे होते हैं, उन्होंने ये भी बताया. He also found a way of calculating the circumference of a circle which is nearly as accurate as the formula we use today. Circumference of a circle क्या होता है? 2 pi r. 2 pi r होता है. आर्यभट्ट ने भी एक फॉर्मूला बनाया था in which he calculated the circumference of a circle. और उनका फॉर्मूला भी कुछ लगभग यही था, 2 pi r. सेम नहीं था बट लगभग इट वॉज सिमिलर, नॉट सेम बट इट वॉज वेरी सिमिलर and accurate as today's formula. वारामिहिरा, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ये सब और मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने अपनी अपनी डिस्कवरी करी इस एंशिएंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री में. ठीक है, तो ये मत सोचना कि इंडिया साइंस डेवलपमेंट में बहुत कम रहा है. नहीं,
दुनिया को जब एग्रीकल्चर करना नहीं आता था, इंडिया ने उस टाइम पे, इंडिया के मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स ने ये तक बता दिया था कि डे एंड नाइट कैसे होता है, एक्लिप्स कैसे आता है, सर्किल का एरिया, सर्किल का सर्कमफेरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है. वी हैड वेरियस अदर mathematicians and astronomers as well apart from Aryabhat, and names are Varamihira, Brahmagupta and Bhaskaracharya. Okay. Now contribution in science के साथ साथ ये भी पढ़ लेते हैं कि ये जीरो की क्या हिस्ट्री है. While numerals had been used earlier, mathematicians in India now invented a special symbol for zero. पूरी दुनिया में 1 2 3 4 तो चल रहा था, रोमन नंबर्स भी चल रहे थे, बट एक चीज जो अभी तक नहीं थी और वो थी हमारे पास वैल्यू ऑफ निल. ठीक है. निल का कोई सिंबल नहीं था हमारे पास, निल की कोई वैल्यू नहीं थी, और तब इंडिया ने बनाया सिंबल फॉर जीरो. द सिस्टम ऑफ काउंटिंग वाज अडैप्टेड बाय द अरब्स. अरब्स ने इस काउंटिंग के सिस्टम को एक्सेप्ट किया, यूज करना शुरू किया, एंड देन यही सेम प्रैक्टिस यूरोप में भी चली गई. ठीक है. It continues to be in use throughout the world. और आज तो आपको पता ही है जीरो की कितनी वैल्यू है. अगर 1 के आगे 00 लगा हो तो अच्छा लगता है, 2 0 और लग जाए तो और अच्छा लगता है, और अगर 2 0 और लग जाए, अरे वाह क्या बात है, 10 लाख रुपीज हो गए आपके पास. इतनी वैल्यू है जीरो की. और ये इन्वेंशन इंडिया में किया गया एंशिएंट हिस्टोरिकल पीरियड में. रीडिंग अबाउट आयुर्वेदा इज वेल. साइंस पढ़ रहे हैं तो आयुर्वेदा के बारे में भी जानना चाहिए, because this is also one of the very important developments in the Indian history. Ayurveda, जिसे हम system of health science कहते हैं, that was developed in ancient India. Okay, the two famous practitioners of Ayurveda in ancient India were Charak and Sushruta. Charak का period है 1st से 2nd century और Sushruta approximately 4th century ये थे. ठीक है. ये दो सबसे important, प्रोफिशिएंट, स्किल्ड और बहुत सेलिब्रेटेड आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स हैं, चरक एंड सुश्रुत. चरक संहिता एक बुक लिखी गई, चरक ने लिखी चरक संहिता, और ये चरक संहिता एक बुक है मेडिसिन के ऊपर. इन हिज ट्रीटीज सुश्रुत ने क्या लिखा? सुश्रुत संहिता. सुश्रुत स्पीक्स अबाउट इलैबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स. कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड, कैन यू जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, द लेवल ऑफ विजन दे हैड in the field of science and surgery and medicine. उस टाइम पे जब लैब्स नहीं होते हैं टेस्ट करने के लिए, सैंपल टेस्टिंग के लिए लोग नहीं होते हैं, मशीनरी नहीं है, चेक करने के लिए कोई आफ्टर कॉन्सिक्वेंस नहीं है, ऐसे हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में दो आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स आते हैं, जिसमें से एक इंसान मेडिसिन पे रिसर्च करके मेडिसिन पे बुक लिखता है, और वो मेडिसिन की बुक आज भी रेलेवेंट है. आज भी उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें, तरीके, ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स लिखे हुए हैं आयुर्वेदा मेडिसिन के. सो दिस चरक संहिता इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द मेडिसिन एंड द मेडिसिनल वैल्यूज ऑफ नेचुरल प्लांट्स. और साथ में सुश्रुत, जो सबसे बड़े सर्जन माने जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, उन्होंने बुक लिखी सुश्रुत संहिता, जिसमें उन्होंने सर्जिकल प्रोसीजर्स को इलैबोरेटली एक्सप्लेन करके बताया है. ठीक है. इसलिए ये साइंटिफिक डेवलपमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए इस पर्टिकुलर एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पीरियड में. ठीक है. और अभी ये साइंस का इंफॉर्मेशन के बाद मैं आपको एक छोटी सी मैथमेटिकल बेस्ड एक इंफॉर्मेशन और देती हूँ. ठीक है. डू यू नो दैट रोमन्स यूज्ड अ सिस्टम ऑफ काउंटिंग विदाउट यूजिंग जीरो. हम लोग कैसे काउंटिंग करते हैं? हालांकि हम 1 2 3 से शुरू करते हैं, बट हमारे नंबर सिस्टम में जीरो है. So if we want to demarcate something जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, we demarcated with zero. Roman people did not had any sign for zero. वो zero यूज नहीं करते थे. उनका नंबर सिस्टम शुरू होता है 1 2 3. There is no symbol for zero in the Roman numerals. Yes, the Romans did not use zero for counting. For example, some of the symbols are as follows. 1 को ऐसे लिखा जाता है, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे बहुत सारे अदर सिंबल्स हैं अलग अलग न्यूमरल्स एंड डिजिट्स के लिए.
Roman number system does not contain the number 0. The Roman number system was basically designed to estimate the prices of goods. Roman number system आया इसलिए था कि वो goods के prices को determine कर सके, और किसी का price 0 तो हो नहीं सकता. That is why they never had the symbol for 0. Okay. So the Roman number system was basically designed to estimate the prices of goods and the trading business. So the Roman system did not need any value to represent 0. उन्हें 0 represent करने के लिए किसी value की जरूरत ही नहीं पड़ी. Because if you are setting price for anything, if you are setting a trade price for anything, trade business for anything, then obviously 0 तो किसी की value नहीं होगी ना. That is why they never needed, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी 0 के symbol की. But instead of 0, if they want to say that I don't want to pay anything or this business has no value, then they put the word null used by Romans to specify 0. अगर कोई एक nil value है, then they used to represent it with the word null. Okay. They did not had any symbol for 0, but they had a word for 0. Please remember it. A Roman number system does not have a symbol for 0, but it does have a word representing 0 or to specify 0. Okay. Latin used by the Romans to specify 0. Latin language, the word null means none. Hence null is used to represent 0, but there is no specific symbol for 0 to represent in Roman number system. ये एक्चुअल में बस मैंने ब्रैकेट्स यूज किए हैं, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ एक ब्रैकेट है. ओके. तो लैटिन जो रोमन्स यूज करते थे स्पेसिफाई करने के लिए 0 को, नल एक लैटिन वर्ड है और इसको 0 रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है. अदरवाइज 0 का अपना कोई सिंबल रोमन नंबर सिस्टम में नहीं है. ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर है तो प्लीज बताओ. मैं फिर से रिपीट करती हूँ, रोमन नंबर सिस्टम में देयर इज नो सिंबल फॉर 0, बट इफ दे वांट टू से समथिंग व्हिच हैज नो वैल्यू, देन दे रिप्रेजेंट इट with the word null. Okay. All right, let's do the story of elsewhere as we do in every chapter. Chapter क्या पढ़ा हम लोगों ने? Buildings, paintings, books, है ना, कि क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें बनी इस पूरे ancient history के पीरियड में. तो बहुत जरूरी है ये जानना that what was going on around the world. Around the world कौन सा ऐसा क्राफ्ट था जो फेमस हो रहा था इस टाइम पे, या कोई इन्वेंशन अगर हो रही हो तो हमें ये जानना जरूरी है. And today we're going to read about China. हम चाइना के एक छोटे से इन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे. एक छोटा इन्वेंशन बट एक बहुत मैसिव इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस के साथ लाया गया इन्वेंशन जो कि आज तक फेमस है. द इन्वेंशन ऑफ पेपर. पेपर का इन्वेंशन, जी हाँ, चाइना में हुआ था. हमारे यहाँ इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत टाइम से लिखी जा रही हैं, बट पेपर चाइना ने इन्वेंट किया था. ठीक है, चाइना कहाँ है भैया, सबको पता होना चाहिए. अगर आपको चाइना नहीं पता है, प्लीज न्यूज देखा करिए अपने पापा मम्मी के साथ बैठ के कि चाइना कहाँ है. न्यूज चैनल वाले बार बार दिखाते हैं मैप. ठीक है, ये आपका इंडिया, बीच में आता है नेपाल और नेपाल के ऊपर है चाइना. और आपको चाइना बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि ये आपकी नेबरिंग कंट्री है. अपने पड़ोसियों के बारे में हमेशा पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, और चाइना एक हमारी नेबरिंग कंट्री है. ठीक है, ओके. सो लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ एल्सवेयर नाउ. Okay, so paper has become a part of our daily lives. हम न्यूज़पेपर, कॉपी, रजिस्टर, अकाउंट्स, सारी चीजें पेपर पे करते हैं. दो आप ये क्लास ऑनलाइन पढ़ रहे हो अपने मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, जिस पे भी देख रहे हो, बट बियॉन्ड दिस यू स्टिल यूज पेपर, राइट? बुक्स पढ़ते हो आप, बुक्स पेपर से बने होते हैं. आप अपने नोट्स बनाते हो, वो पेपर पे बनाते हो. सो पेपर हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स. द बुक्स वी रीड आर प्रिंटेड ऑन पेपर. And we use paper for writing as well. Paper was invented in China about 1900 years ago. ठीक है, कुछ 100 CE की बात है जब पेपर इन्वेंट हुआ. और किसने किया? By a man named काइलन. काइलन, साइलन, काइलुन भी बोलते हैं कई लोग. ठीक है, काइलन बोल सकते हो आप, ये प्रोनाउंसिएशन ठीक रहेगा. काइलन ने पेपर इन्वेंट किया 1900 years ago. ठीक है, चाइना में. कैसे किया? He beat plant fibers, cloth, rope and the bark of trees, soaked these in water and then pressed it
drained it, dried the pulp to create paper. देखो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, आसान नहीं है पेपर को बनाना, और उन्होंने बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करी. कैसे? प्लांट का फाइबर लिया, या कोई क्लॉथ लिया, या रोप ली, या फिर ट्रीज का जो बार्क होता है वही बर्च, उसको लिया और इसको पानी में सोक कर दिया. He soaked these material, ये सारे मटेरियल को पहले पीसा, बीट किया. ठीक है, बीट किया. उसके बाद इन सारे मटेरियल को पानी में सोक किया. सोक करने के बाद बाहर निकाल के इन सारे मटेरियल को फिर से प्रेस किया. प्रेस करने के बाद इनको फिर से साफ पानी में, क्लीन वाटर में ड्रेन किया. ड्रेन करने के बाद इसको ड्राई किया. ड्राई करने के बाद जो पल्प निकला उससे पेपर बना. इतना लंबा प्रोसेस करा उन्होंने, तब जाके यू हैड द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग अ पेपर. इवन टुडे हैंडमेड पेपर इज मेड थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस. आपने कई बार अपने क्राफ्ट के प्रोजेक्ट में SUPW और वेरियस अदर एक्टिविटी के लिए हैंडमेड पेपर यूज किया होगा. हैंडमेड पेपर आज भी इसी टेक्निक से बनता है, दो वी हैव वास्ट बिग मशीनरी फॉर इट, बट बैक इन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री काई लन ने ये सब कुछ अपने हाथों से किया था. आज तो हमारे पास फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है इन सब चीजों को करने के लिए, बड़ी बड़ी मशीन्स हैं इन्हें बीट, सोक, प्रेस, ड्रेन, ड्राई करने के लिए. बट बैक इन दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री काई लन और उनकी टीम ने अकेले अपने हाथों से ये किया था. द टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर वॉज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर सेंचुरीज. और सेंचुरीज तक 100 साल निकल गए और किसी को ये टेक्निक नहीं पता चली कि काई लन ने पेपर कैसे बनाया. सब लोग बहुत शॉक्ड रहते थे, बहुत कंफ्यूज्ड रहते थे. उन्हें पता ही नहीं चलता था कि क्या मटेरियल यूज किया है इसमें. और अगर मटेरियल पता चल गया तो लोगों को प्रोसेस नहीं पता चलता था कि कैसे किया होगा. राइट? इट वॉज अ वेरी सीक्रेट टेक्निक फॉर सेंचुरीज. इट रीच्ड कोरिया अबाउट 1400 years ago. कुछ 600 CE ये टेक्निक कोरिया पहुंची, फिर जापान पहुंची. इट वॉज नोन इन बगदाद अबाउट 1800 years ago. 1800 years ago बगदाद में भी पता चल गई ये टेक्निक. फ्रॉम बगदाद इट स्प्रेड टू यूरोप, अफ्रीका and other parts of Asia, including the subcontinent. और बगदाद के बाद ये पहुंची यूरोप, अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ एशिया. कैसे पहुंची? पहुंची का क्या मतलब है? कोई टेक्निक लेके आता है? नहीं. क्या होता है? ट्रेड एक्टिविटी हो रही है, ट्रैवलर्स इधर से उधर जा रहे हैं. राइट? अ ट्रैवलर कमिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया, अ ट्रैवलर कमिंग फ्रॉम अफ्रीका टू इंडिया, गोइंग फ्रॉम बगदाद टू यूरोप. अलग अलग लोग अलग अलग जगह घूम रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, और डेफिनेटली दे मस्ट बी कैरिंग पेपर विद देम. और जब वो पेपर किसी दूसरी कंट्री में लेके जाते थे, वहां पे भी ये टेक्निक पता चल जाती थी. ठीक है? सो दिस इज हाउ द टेक्निक ऑफ पेपर वॉज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. दिस इज हाउ द यूसेज ऑफ पेपर एक्चुअली इंक्रीज्ड ऑन अ वेरी वास्ट एंड मास लेवल. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था इस एंशिएंट हिस्टोरिकल पीरियड का, जिसकी वजह से हम बुक्स लिख पाते हैं, अपने नोट्स बना पाते हैं, अकाउंट्स मेंटेन कर पाते हैं. इनफैक्ट पेंटिंग भी लोग कैनवस पे पेंट करते हैं, दीवारों पे पेंट करते हैं, बट अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम किस पे पेंट करते हैं? पेपर पे. तो पेपर का इन्वेंशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना क्रूशल था हमारे लिए कि हमारी पूरी जनरेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. और इसी की वजह से बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स में इंक्रीमेंट आ गया. लोगों ने बहुत सारी बुक्स लिखना शुरू कर दी क्योंकि अब पेपर था उनके पास. लिटरेचर बढ़ गया बिकॉज नाउ पीपल हैड अ मीन्स टू राइट अपॉन. राइट? और इस एक छोटे से इन्वेंशन ने पूरी दुनिया में बहुत मेजर चेंजेस लाए. एंड दैट इज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दिस इन्वेंशन एंड टू नो अबाउट काई लन. ओके, नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू रिगार्डिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स. हमने पढ़ा इतनी सारी बुक्स, इंस्क्रिप्शंस, ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स और एविडेंस होती हैं हिस्टोरिकल लर्निंग के लिए. सो व्हाट वर मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अर्ली इंडिया मेड आउट ऑफ? ओके, द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर यूजुअली रिटन ऑफ बाय हैंड ऑन palm leaf or bark of a tree known as the birch in early India. हम लोगों ने ये अर्ली चैप्टर्स में भी पढ़ा है और ये सिर्फ आपके रिविजनल पर्पस के लिए है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स किससे बनी होती थी. तो कोई लीफ होती थी एंड जनरली वो पाम लीफ होती थी जिसे ड्राई किया जाता था
एंड देन उसके ऊपर हैंडमेड राइटिंग की जाती थी. देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस इन एनीथिंग. ओके, पीपल यूज्ड टू राइट इट बाय देयर हैंड, और इस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रिपेयर होती थी. हियर इज एन इलस्ट्रेशन फॉर यू एज वेल. ये एक इमेज है थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड कि मैन्युस्क्रिप्ट्स कैसी दिखती होंगी और कैसे उस पर राइटिंग की जाती होगी. ओके, नाउ लेट्स रीड सम एसोसिएटेड कीवर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर. पहला हमने पढ़ा स्टूप, बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है. स्टोन ब्रिक का कल्चर हमें क्लियरली स्टूप से पता चलता है. देन बिल्डिंग्स हम जब पढ़ रहे थे और स्टोन और ब्रिक्स का यूसेज पढ़ रहे थे तो हमने टेम्पल आर्किटेक्चर भी पढ़ा. देन इन दिस चैप्टर वी रेड अबाउट पेंटिंग, द एपिक, various stories, various books, the Purans, the science in the books written by various people belonging to the ancient historical era, and then we read about mathematics as well. That mathematics was also a very crucial subject and matter of importance in that era. Ancient history है, इसका ये मतलब नहीं कि सब लोग सिर्फ पूजा पाठ कर रहे थे और खेती बाड़ी कर रहे थे. There was science, there was mathematics, there was a state of aptitude in that era as well. और उसी era की basis पे further developments हुए. एकदम से कोई साइंस नहीं बनती है. There must have been few evidences, few contribution to the field of science in the ancient era, which got further stimulus and then led to various other development in the same field. Okay. Now let's see some important dates as well corresponding to the chapter. पहला था beginning of stupa की building. स्तूप बनने कब शुरू हो गए थे? Nearly 2300 years ago. बुद्ध के टाइम से, बुद्ध के डेथ के बाद से, महापरिनिर्वाण के बाद से ही स्तूप का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था. सबसे फेमस स्तूप बनाए गए अशोक के द्वारा. अशोक belonging to the Mauryan Empire, very celebrated king of Mauryan dynasty. तो स्तूप्स का जो कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग है वो 2300 साल पहले शुरू हो गया था, विच मीन्स दैट नियरली 300 BCE वो एरा है जब से स्तूप का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया. ठीक है. अमरावती, अमरावती ये सिटी कब, कौन से एरा को बिलोंग करती है? नियरली 2000 ईयर्स अगो. ठीक है, कुछ फर्स्ट सेंचुरी CE में इस सिटी का डेवलपमेंट हुआ है. देन वी रेड अबाउट कालिदास. कालिदास ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिया 1600 years ago. इनका टाइम पीरियड क्या है हिस्ट्री में? 1600 years ago. दैट मीन्स कुछ 400 CE, नॉट BCE, CE के टाइम पे इनका वर्क फेमस हुआ. आयरन पिलर, टेम्पल एट भीतरगांव, पेंटिंग्स एट अजंता और आर्यभट्ट का अपना काम जो एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया. ऑल दीज थिंग्स, ये सारी की सारी चीजें 1500 साल पुरानी हैं. ठीक है. कुछ 500 CE के दौरान गुप्ता डायनेस्टी थी उस टाइम पे, अपने कुछ क्लोजर पे ही थी. एंड आयरन पिलर भी तब बना, भीतरगांव के टेम्पल भी तब बने, अजंता की पेंटिंग्स भी तभी बनी है, और आर्यभट्ट का जो एस्ट्रोनॉमिकल मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन है और जो उनका बहुत फेमस वर्क है वो भी इसी टाइम पीरियड में बना था. देन वी ऑल्सो रेड अबाउट दुर्गा टेम्पल, है ना. टेम्पल आर्किटेक्चर में, टेम्पल स्टाइल में हमने बिल्डिंग्स के बारे में हमने जब पढ़ा तो हमने दुर्गा टेम्पल भी देखा था. It dated back 1400 years ago. That means nearly 600 CE. Okay. तो ये थी कुछ important dates. Now at the end of the chapter, let's recall the chapter with the help of some exercises. कुछ exercises कर लेते हैं. बहुत कम questions है, घबराओ नहीं कि इतना बड़ा chapter पढ़ के इतना सारा question करना है. नहीं, बहुत कम chapter है. Revision important है, शायद इसलिए मैं बार बार exercises देती रहती हूँ. ठीक है. Okay. तो पहला है match the following. बहुत आसान है. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे उनसे एसोसिएटेड या तो उनका मीनिंग है या तो कुछ रिलेटेड क्लू है. ठीक है. वर्ड्स हैं और या तो उनके मीनिंग है या रिलेटेड क्लू है, और आपको सही वर्ड को सही क्लू के साथ मैच करना है. सिंपल. पहला वर्ड है स्तूप, देन है शिखर, मंडप, गर्भगृह, 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 प्रदक्षिण पथ, और यहाँ पे क्लू दिए हुए हैं place where the image of the deity is installed, mound, circular path around the stupa, place in temples where people could assemble, और last clue है tower. सोचो कौन सा वर्ड कौन से क्लू के साथ सही बैठ रहा है. पॉज करो वीडियो को, सोचो फिर आंसर करो. ठीक है. Here are the answers. स्तूप का मतलब होता है माउंड. मैंने बताया था जब
स्तूप बनता है तो एक रेलिक कैस्केट होती है, कैस्केट के ऊपर स्तूप बनाया जाता है, माउंट बनाया जाता है। स्तूप का मतलब ही माउंट होता है। शिखर, टेम्पल आर्किटेक्चर में पढ़ा था, शिखर बनता है जिसे हम टावर कहते हैं, ठीक है। मंडप, टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे कि एंट्री में ही बहुत सारे मंदिर में मंडप होता है। मंडप का मतलब वो जगह जहां लोग असेंबल हो सकते हैं। डीटी कहीं और रखी जाती है, पर जहां लोग असेंबल हो सकते हैं उसे मंडप कहा जाता है। शादी का मंडप सुना होगा, मंडप जहां पे लोग असेंबल हो सकते हैं उसे मंडप कहते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर का मंडप और वेडिंग्स में सेटअप किया गया मंडप, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। गर्भगृह, गर्भगृह वो जगह है जहां पे डीटी की इमेज को इंस्टॉल किया जाता है। गर्भगृह, सैंक्टम, सैंक्टोरम, मैंने वर्ड यूज किया था गर्भगृह बताते वक्त। दिस इज द प्लेस वेयर द मेन डीटी और द इमेज ऑफ द डीटी इज इंस्टॉल्ड, इसी को हम गर्भगृह कहते हैं। लास्ट वर्ड था प्रदक्षिण पथ। जब हम स्तूप के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये भी पढ़ा था कि स्तूप के चारों ओर 360 डिग्री लोग एक चक्कर लगा सके, दैट मीन्स शोइंग अ सिंबल ऑफ डिवोशन टुवर्ड्स द गॉड, एक प्रदक्षिण पथ बनाया जाता है। और ना केवल स्तूप में, बहुत सारे टेम्पल में भी आप प्रदक्षिण पथ देखोगे कि लोगों के एक चक्कर लगाने के लिए एक पाथ बनाया जाता है और उसी को हम प्रदक्षिण पथ कहते हैं। सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूप। अगर किसी को प्रदक्षिण का मतलब पता है तो अपने आप ही वो इसको करेक्ट आंसर कर देगा, ठीक है। प्रदक्षिणा का मतलब होता है रिवॉल्व करना या एक रोटेशन कंप्लीट करना, है ना। और पाथ का मतलब, पथ का मतलब पाथवे। इट वाज वेरी सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स होंगे स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट सारे चैप्टर में से हैं, घबराने की जरूरत नहीं कि कुछ बाहर से है। सारी लाइंस चैप्टर में से हैं। If you will not be able to memorize or remember anything, pause the video, go back to the slides, revise well, and then come back to this exercise. पहला है Dash was a great astronomer. एक ही एस्ट्रोनॉमर पढ़ा है हम लोगों ने बढ़िया सा इस चैप्टर में। क्या नाम था, जल्दी से बता दो। आर्यभट्ट। आर्यभट्ट was a great astronomer belonging to the era जब आयरन पिलर बनाए, भीतर गांव के टेम्पल बने हैं, अजंता पेंटिंग्स बनी हैं, उसी टाइम पे वो 500 BCE का जो एरा था, 500 CE का जो एरा था, उसी टाइम पे आर्यभट्ट के भी कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे एस्ट्रोनॉमी में। नेक्स्ट, स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस आर फाउंड इन। स्टोरीज किस में है भगवान के बारे में? पुराण्स में। पुराण्स में वो स्टोरीज बताई गई कि इस भगवान ने ये किया चमत्कार, उस देवी ने ये चमत्कार किया, ये सारी स्टोरीज पुराण्स में दी हुई है। थर्ड, डैश इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण। प्लीज मार्क इट, आई एम आस्किंग संस्कृत रामायण। संस्कृत लैंग्वेज में लिखी हुई रामायण किसने लिखी है, जल्दी से बता दो। चैप्टर में मैंने 2-3 बार रिपीट किया था इसको। वाल्मीकि। गुड। फोर्थ, लास्ट, डैश एंड डैश आर 2 तमिल एपिक्स। मैंने जब बुक्स का कॉलम बढ़ाया था इस चैप्टर में तो कुछ तमिल एपिक्स के नाम बताए थे, 2 सबसे रेलेवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन ब्रेक करके भी बताया था ताकि जल्दी से याद हो जाए। डैश एंड डैश आर 2 तमिल एपिक्स, सिलापट्टिकरम, मणिमेकले। ये 2 सबसे फेमस तमिल एपिक्स हैं, आपको कभी नहीं भूलना है। अगर बोलने में दिक्कत हो रही है प्लीज वर्ड को ब्रेक कर लो। सिलापट्टिकरम, मणिमेकले, सिंपल। So with this we have come to the end of chapter number 11. Thank you, revise well, happy learning. We'll see you in the next one.